हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करेंट अफेयर के वीडियो में। साथियों, आज है 31 मई दिन रविवार और देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट आ चुका है हमारे पास। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि डेली आने वाले करेंट अफेयर्स अपडेट आपको मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास। फ्रेंड्स, स्कीम के कैटेगरी में यानी कि स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है कि मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना को स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह उन कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करेगा जो वापस आ गए हैं। यह इस तरह के कार्य योजना तैयार करने वाला पहला राज्य है। सरकार श्रमिकों की पहचान करने के बाद सड़क और पुल निर्माण जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की देखरेख करने वाले कारखाने और कार्यशाला मालिकों और ठेकेदारों से संपर्क करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने तरीके से इसको अगर समझा जाए तो हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जितने सारे स्टेट से बाहर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जितने सारे उस स्टेट से मजदूर बाहर गए हैं, प्रवासी मजदूर जिनको हम लोग कहते हैं, वो बाहर गए हैं और बाहर अपने कौशल और हुनर को बिखेरते रहे हैं, वो वापस आ गए हैं लॉकडाउन के दौरान। और चूँकि रोज़गार देना हमारे स्टेट का ये कर्तव्य, चाहे वो जो भी स्टेट हो, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश है ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा कि सारे मजदूरों का सर्वेक्षण किया जाएगा, कितने मजदूर अपने पास हैं और कौन कौन से मजदूर किस किस क्षेत्र में वो अपने उनके हुनर रखते हैं, यानी किस किस क्षेत्र में उनके टैलेंट है या फिर एक्सपीरियंस है, उनको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जितने सारे उद्योग वाले हैं, नियोजन वाले, निर्माण कार्य वाले हैं, ठेकेदार हैं, उनका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है कि उनको किस प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता है। और तब दोनों का सर्वेक्षण करके आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि जितने सारे उद्योग, नियोजन, निर्माण कार्य कंपनियां हैं, सबको एक कुशल मजदूरों की ज़रूरत होती है। सब एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस होल्डर मजदूर रखना चाहते हैं और इसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे, जो उसके लिए सूटेबल होंगे, उनको मजदूर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस तरह मजदूरों को जॉब भी मिल जाएगी उनके अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस होल्डर जो जॉब सीकर मजदूर हैं उनको भी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और कार्य अच्छे से चल पाएगी। तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो अपडेट है वो है जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए निधि। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये आता है कि जल जीवन मिशन क्या चीज़ है। जल जीवन मिशन तो इसमें बोल रहा है कि केंद्र ने 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ यानी कि 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ ने 2023 से 24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन की योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, अगर थोड़ी सी हम लोग बात समझ लेते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं JJM बोलते हैं, यानी कि जल जीवन मिशन। ये क्या चीज़ है? तो इसके तहत हमारे भारत के वर्तमान सरकार द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि सभी घरों में शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां महिलाओं को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। इस योजना के तहत क्या होगा कि सभी के घरों में पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है, वो भी शुद्ध। इसे हर घर जल योजना भी कहा जाता है। अगर JJM बोले, जल जीवन मिशन बोले, या इसको हम लोग बोल दें हर घर जल, ये इस योजना का भी ये नाम है। कभी कभी पूछे कि जल जीवन मिशन का दूसरा और क्या नाम है, तो हर घर जल ये एक मिशन का नाम है। इसका लक्ष्य है 2024 तक पाइपलाइन को बिछा के सबके घरों तक पानी को पहुंचा देना। और इसमें कुल लागत का जो संकल्प ले रखा है सरकार ने वो है 3.5 करोड़ रुपए का। इतने रुपए वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और वो कर भी रही है। बहुत सारी जगहों पे पाइपलाइन भी बिछ चुकी है और कार्य प्रगति पे है।
साथियों, नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट हमारे सामने आ रहा है वो है कि वाडा ने किरणजीत कौर पर लगाया 4 वर्ष का प्रतिबंध। किस लिए लगा दिया गया है कि आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये वाडा क्या चीज़ होता है। वाडा को अगर समझें तो WADA लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि वाडा का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए एक बनाई गई एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है, जिसकी स्थापना इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी यानी कि IOC ने 10 नवंबर 1999 कब किया है? 10 नवंबर 1999 में किया गया है। और इसको कहाँ पे किया गया है कि स्विट्ज़रलैंड के लुसेन शहर में, जिसका हेडक्वार्टर है वाडा का कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं ये क्या करती है कि सब पे कंट्रोल करती है कि इसमें कोई खिलाड़ी प्रतिबंध। तो ये क्या करती है कि हर साल एक सर्वेक्षण करती है कि कौन सा ड्रग्स जो है वो खतरनाक है, वो घातक है। जो भी खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं या उसको पकड़ती है, उस पर यह प्रतिबंध लगाती है, स्वतंत्र है। इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्यमंत्री जॉन फाहे हैं, ये याद रखिएगा। इसमें क्या बोल रखा है इसने कि वाडा ने किरणजीत कौर पर लगाया 4 वर्ष का प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर हैं, उन पर विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था ने दोहा में आयोजित, यानी कि दोहा कतर, सऊदी की तरफ, UAE की तरफ, दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंध पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। यानी कि जब ये दोहा खेलने गई थी, ये एथलीट हैं, धाविका हैं किरणजीत कौर, उनके पास एक जो प्रतिबंधित पदार्थ है, यानी कोई मटेरियल, कोई दवा या ड्रग्स पाया गया है जिसको इसने वाडा ने बैन कर रखा है, और वही पदार्थ उनके पास, वही मटेरियल उनके पास दवा पाया गया है और परीक्षण भी किया गया तो वो वास्तविकता उनके पास पाया गया, इसलिए 4 वर्षों के लिए उन पर बैन कर दिया गया है। 15 दिसंबर 2019 से उसकी प्रतिबंध अवधि शुरू हो गई है, यानी कि जो पकड़ी गई हैं तो 15 दिसंबर से ये प्रतिबंध स्टार्ट हो गया है। उन्हें 26 फरवरी 2020 को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था, यानी कि इसी 26 फरवरी जो बीत रखा है 2020 में, यहाँ से उनको बैन कर दिया एथलीट्स ने। टाटा स्टील कोलकाता से 25,000 का उन्होंने पुरस्कार भी जीता था और उस पुरस्कार को भी वापस ले लिया गया है क्योंकि उनको ऐसा हकदार नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर वाडा ने बैन किया हुआ है। अगला अपडेट है हमारे पास कि तमिलनाडु सरकार ने 300 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा कर दी। देखिए, ये एक अपडेट ये भी है कि भारत जितने सारे पैकेज की घोषणा कर रहा है, वो अभी पैकेज बाकी दुनिया में जितने महामारी फैली हुई है वहाँ जो पैकेजेस अलाउ हो रही हैं, जो लागू हो रही हैं, उससे बहुत कम है। फिर भी जो स्टेट वाइज जितनी भी बन पड़ सकता है उतना वो लोग घोषणा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने भी इसमें कदम बढ़ाया और 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने गाँवों में नई नौकरियों के सृजन के लिए, नई नौकरियों को क्रिएट करने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, यानी कि जल्दी से नई जॉब्स आ जाएं, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंस किया है। लगभग 4000 पंचायतों में इसको लागू कर दिया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण उद्यमी, यानी कि जितने सारे गाँव में रहने वाले उद्यमी हैं, उद्यमी मतलब क्या, बिजनेसमैन, उनको ऋण देगा और जितने भी ग्रामीण उत्पाद हैं, यानी कि जो भी ग्रामीण से निकल रहे हैं, जैसे चावल, गेहूं, गन्ने या जो भी कुछ पदार्थ निकल रहा है, ग्रो हो रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन पर या ग्रामीण औद्योगिक जो भी समूह हैं, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, उसको पूंजी प्रदान करेगा ताकि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर पैदा किया जा सके। अगला जो अपडेट है वो हमारे आ रहा है कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की होगी स्थापना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, बहुत लोग इसको उल्टा समझ ले रहे हैं। बोला कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की होगी स्थापना, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये अग्निप्रस्थ जो मिसाइल है
वो ही लॉन्च किया जा रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये INS का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ INS, या हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि INS का मतलब क्या होता है। तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप है ये। और ये कलिंग एक जगह नाम है इसका। और अगर बात कर दें हम लोग कि चूँकि बात हो रही है नेवी की, तो नेवी की थोड़ी सी हम लोग इंट्रो कर लेते हैं, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म आया हुआ है। तो यह एक भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है। इसकी स्थापना जो है वो 1612 में यानी कि 1612 में ही हो गई थी। वो किया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो लोग जहाज़ से ही यात्रा करते थे। तो अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनीज मेराइन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और एक और बात बता देते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि नेवी का जो डे है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर 4 दिसंबर को ही नेवी डे क्यों मनाया जाता है, इसकी अगर जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। जब कमेंट कीजिएगा तो इसके लिए वीडियोस बनकर जाएंगे कि क्यों नेवी का डे 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इस पार्क, ये जो मिसाइल पार्क नाम दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल पार्क में बेकार हो चुकी जो चीज़ें होती हैं ना इनके द्वारा, उसके लिए प्रमुख मिसाइलों की नकल को बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग इसमें जाते हैं, इस पार्क में जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत के पास किस प्रकार की मिसाइलें हैं और उसका डिज़ाइन किस प्रकार का है। तो जितनी भी ख़राब मटेरियल होती हैं उसका इस्तेमाल करके मिसाइल का डिज़ाइन उसमें तैयार करके बनाया जाता है। और इस पार्क का ही नाम है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। इस पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। जैसे बड़े बड़े दिल्ली वगैरह में होता है कि सेंट्रल पार्क, दिल्ली पार्क, उसी तरह इस पार्क का नाम है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। और INS कलिंग जो है वो 734.1 एकड़ में फैली हुई है। INS कलिंग जो एरिया है इसकी वो 734.1 एकड़ में फैली हुई है। और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1985 ईस्वी को हो गई थी। इसका काम है कि जितने सारे मटेरियल होते हैं लड़ाकू वाले, उसको प्रिपेयर करना, वहाँ स्टोर करके रखना, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो एडवांस मिसाइलों को शिप तक पहुँचाने का ये काम यहाँ से किया जाता है। तो ये हो गई आपकी नॉलेज इस विषय में थोड़ी सी नेवी के बारे में। तो INS कलिंग ने कैप्टन राजेश देवनाथ यानी कि कमांडेंट ऑफिसर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 28 मई 2020 को एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है, यानी कि उसकी स्थापना की है। पार्क INS कलिंग के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित होगा। ये उनकी ही याद में दिया जा रहा है, उनको समर्पित किया जा रहा है कि आप लोगों ने चूँकि बहुत सालों से, तकरीबन मान के चलिए कि 80 सालों से वहाँ उसकी सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए ये डोनेट किया जा रहा है, उनकी यादों में बनाया जा रहा है, जिन्होंने 1981 में इसकी स्थापना के बाद से इस प्रमुख अप स्पोर्ट्स बेस में सेवा की है। इस पार्क का लक्ष्य 1981 से अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक देखना है। यानी कि INS कलिंग में कितने सारे मिसाइल्स बने हैं, 1981 से लेकर अब तक का, वो सारे मिसाइल्स के डिज़ाइन वहाँ पे रखे हुए मिलेंगे आपको। एक गैलरी टाइप की बनी हुई होगी। अगली जो आ रही है अपडेट वो है CIPET का नाम बदल दिया गया है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर कर दिया गया है। यानी कि जो इसका नाम है, पहले था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और बाद में जो नाम बदल दिया गया है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होता है। परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 यानी कि 1975 के तमिलनाडु अधिनियम 27 के तहत पंजीकृत किया गया है। यानी कि नाम बदलने का भी प्रावधान होता है। आप जनरली ऐसे नाम चेंज नहीं कर सकते जब वो ऑथराइज हो गया है, तो नाम बदलने के लिए आपको कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। अगला जो अपडेट है वो है कोंडापुचामसागर लोगों को समर्पित किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने
मुख्यमंत्री ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 मई 2020 को तेलंगाना के लोगों के लिए कोडापोचाम सागर को समर्पित किया है। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में 2.85 लाख एकड़ से भी अधिक जल संचय के लिए जलाशय में पानी पंप करने के लिए मार्कुक लिफ्ट में एक मोटर संचालित किया, ऑन किया है स्विच को, यानी कि इसका उद्घाटन उन्होंने मोटर के बटन को प्रेस करके किया है, जिससे पंप से पानी निकलता है जलाशयों से बाहर। कोंडापोचाम सागर में पानी पेयजल भंडार की सुविधा के लिए तत्काल स्रोत के रूप में भी काम करेगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे पानी की सुविधा कम है, जैसे जो गांव पानी के नज़दीक है, यानी कि नदी के नज़दीक है या नहरों के नज़दीक है, वहाँ इस पंप को बिठा करके उससे पानी ले करके, और जिस गाँवों में पानी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक ये पहुँचाएंगे और पानी की आपूर्ति को कंप्लीट करेंगे। अगला है, विकलांगी ने LIC ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध कर लिया है। विकलांगी ने, आइए बात जानते हैं कि विकलांगी वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है, ये विकलांगी आखिर है चीज़ क्या। यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इसका उद्देश्य है कि भारत के सबसे बड़े लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स विकसित कर देना। विकलांगी लोगों को एक ही जगह पर कई सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ATM, ई-कॉमर्स सेवाएं एंड लॉजिस्टिक ETC की सुविधा यह उपलब्ध कराना चाहती है और इसके क्षेत्र में कार्य भी कर रही है। तो यह है विकलांगी। अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य क्या है। कि विकलांगी ने LIC ऑफ इंडिया के साथ अनुबंधन की घोषणा की है, यानी उसके साथ गठबंधन किया है। विकलांगी ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी है। यह नेक्स्ट जेन विकलांगी केंद्र नेटवर्क के माध्यम से माइक्रो बीमा उत्पादों को वितरित करेगा, यानी कि क्या करें, हम लोग जानते हैं कि LIC बीमा फंड वाली कंपनी है, बीमा प्रोवाइड कराती है, तो वह उसके साथ मिलकर के क्या करेगी कि छोटे छोटे बीमा भी, यानी कि जो बड़े बीमा नहीं कर सकते तो उसके लिए छोटे छोटे बीमा भी वो प्रोवाइड कराएगी। विकलांगी LIC के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सॉलिसिटेशन और बिक्री प्रदान करेगी। सॉलिसिटेशन का मतलब ये होता है कि उत्पादों की ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेगी, सबको फैलाएगी, बिक्री प्रदान करेगी, उसका ब्रॉड करेगी। LIC के साथ अनुबंध विशेष रूप से अनारक्षित और अनसब्सक्राइब्ड क्षेत्र में समर्थन करेगा, यानी कि ये किस एरिया में होगा, जहां अनरिजर्व्ड एरिया है, ठीक है ना, जहां पे किसी विशेष प्रकार के रूल रेगुलेशन नहीं है। और अंडरस्क्राइब्ड क्षेत्र एरिया कहने का मतलब कि जहां पे कोई अनुबंधन नहीं लगा पड़ा हुआ है। इसके लिए विशेष के लिए कमेंट कीजिएगा तो वीडियो बना दिया जाएगा। अगला एक अपडेट आ रहा है कि ASI को मिला 9वीं शताब्दी का शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, अगर बात कर देते हैं हम लोग ASI की, तो ASI यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल वो डिपार्टमेंट होता है जो पुरानी चीज़ों को ढूंढ के निकालता है, कार्बन डेटिंग मेथड का भी इस्तेमाल करता है, C14। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला 9वीं शताब्दी का शिवलिंग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा पुनर्स्थापित कार्यों के दौरान वियतनाम में 9वीं शताब्दी की एक शिवलिंग का पता लगाया गया है, जो चाम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। चाम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत में माय सन ने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का हिस्सा चाम मंदिर परिसर या 9वीं शताब्दी में ईस्वी में बनाया गया था। इसका निर्माण राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान कर दिया गया था, यानी कि वहीं पे एक मंदिर है चाम मंदिर, वहाँ पर ये जो शिवलिंग मिली है उसको ले आकर स्थापित कर दिया जाएगा। और ये जो मंदिर है वो इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवा दिया गया था। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट हमारे पास है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर वर्ष 29 मई को ही मनाया जाता है। 29 मई 1953, यानी कि इसको ध्यान दीजिएगा, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर आरोहण यानी कि शिखर चढ़ने के याद में इस दिवस को मनाया जाता है। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे, देखिए नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने
29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। 29 मई 1965 को, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया माउंट एवरेस्ट के शिखर तक आरोहण करने वाले पहले भारतीय बने थे। ये देखिए, पाल सिंह ने 29 मई 1965 को पाल सिंह हरिपाल सिंह आहलूवालिया माउंट एवरेस्ट शिखर तक का आरोहण करने में पहले भारतीय बने थे। अगला अपडेट जो है कि IMF देगा बांग्लादेश को $732 मिलियन की सहायता। जी हाँ, IMF का मतलब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह इस शर्त के अनुसार किसी को फंड देता है कि वह जल्द ही तत्काल इसको लौटा देगा। IMF कार्यकारी बोर्ड ने देश में कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए बांग्लादेश के लिए $732 मिलियन की इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प को मंजूरी दी है, यानी कि आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। सहायता IMF के रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रावधानों के तहत प्रदान की जाएगी। यानी कि आपका रैपिड क्रेडिट होना चाहिए, जल्दी से उसको आप लिए तो उसका वर्क करके आप लौटा भी दीजिए जल्दी उसको। यह धन बांग्लादेश को उसके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्टेबिलिटी के उपायों को पूरा करने में मदद करेगा। यानी कि हम जानते हैं महामारी से सारा अर्थव्यवस्था हर जगह का गड़बड़ हो गया है, तो उसके गड़बड़ यानी कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए रोज़गार में इन्वेस्ट करेगा, इनकम होगा तभी तो हो पाएगा ना, GDP अच्छा होगा, ग्रोथ, तभी तो स्टेबिलिटी हो पाएगी इकोनॉमिकली। तो उसके स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी के लिए IMF उसको ऋण दे रहा है। अगला जो आ रहा है खबर कि कर पदाधिकारियों यानी कि टैक्स जो ऑफिसर्स हैं कि ब्रिक्स प्रमुख की बैठक आयोजित की गई। और ब्रिक्स का मैंने कल के वीडियो में मैंने चर्चा किया था ब्रिक्स के बारे में कि जितने सारे ये नाम है ना ब्रिक्स वाले, ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह होता है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये पाँचों देशों के नाम के पहले लेटर हैं जिसको ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों के कर पदाधिकारियों के प्रमुखों की बैठक 29 मई 2020 को की गई। बैठक को रूस की संघीय कर सेवा द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो बैठक है वह रूस के द्वारा आयोजित किया गया था, जो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी करता है। अभी जो अध्यक्ष हैं वो रसिया ही उसको कंट्रोल करता है ब्रिक्स के। इसने कोविड-19 महामारी के लिए ब्रिक्स कर अधिकारियों की प्रतिक्रिया और कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए चर्चा की थी। पांचों देशों के यहाँ पे कर पदाधिकारी जुटे, टैक्स ऑफिसर्स जुटे और जुटने के बाद अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार की उनके पास फाइनेंशियल और टैक्सेस से प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे इससे निपटा जा सकता है, इसके बारे में बैठक हुई थी। अब आ रहा है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पाचन यानी कि डाइजेशन। 29 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इससे विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2004 में लॉन्च किया गया था। यानी कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन बनाया गया, पेट से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं और उसके संगठन के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। पूरे विश्व में संगठन के 100 से अधिक सदस्य समाज और 50,000 व्यक्तिगत सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि इससे पूरे विश्व में कितने संगठन, 100 से अधिक और 50,000 से अधिक व्यक्तिगत सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु इसका है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। देखिए गट माइक्रोबायोम, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब भोजन हम लोग माउथ में खाते हैं उसके बाद वो गट में जाता है, उसके बाद गट से मिड गट में जाता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे गट में मौजूद होते हैं जो खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं करने देते और अंदर जाके हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको जहाँ से भोजन स्टार्ट हो रही है वहीं पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो माउथ पे ध्यान दीजिए, यानी टीथ क्लीन होने चाहिए, टंग क्लीन होना चाहिए, सैलिवा अच्छे से आना चाहिए, उसका माउथ का pH सही होना चाहिए।
pH वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो ठीक होना चाहिए आपका। देन उसके बाद जो आपका फूड वाला ट्रैक है, फूड वाली नली है, वहाँ पे गट एक जगह आता है जहाँ भोजन जाती है, वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो है कि चीन पहला पठार केंद्रित मानव रहित हेलीकॉप्टर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, पठार ऑपरेशन यानी कि प्लेट्यू ऑपरेशन पर केंद्रित चीन ने पहले घरेलू स्तर पर विकसित मानव रहित हेलीकॉप्टर ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है। AR-500C मानव रहित हेलीकॉप्टर राज्य के स्वामित्व वाली यानी कि इस पर राज्य का अधिकार है, विमानन उद्योग निगम AVIC द्वारा विकसित किया गया है। यह उच्च ऊंचाई पर टोही, संचार रिले, इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान और फायर स्ट्रोक सहित मिशन का संचालन करने में सक्षम होगी। यानी कि अगर ऊंचाई पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ख़त्म होने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये जाकर, जिसमें कोई मानव नहीं बैठता, वहाँ पर भी इसको कंट्रोल करके चलाया जा सकता है और फायर स्ट्राइक किया जा सकता है। अगला जो अपडेट है वो है आपका कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान ससेना कारवान। हाँ जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ऑल इलेक्ट्रिक विमान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले, फ्यूल से नहीं, विश्व का सबसे बड़ा ऑल इलेक्ट्रिक विमान 28 मई 2020 को अपनी पहली सफल उड़ान इसने पूरी कर ली है। ससेना कारवान इसका नाम है इस विमान का, और ये विमान एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रेट्रोफिटेड है और इसने मूसा झील से सुरक्षित रूप से उतरने से पहले लगभग 290 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। यानी कि लैंडिंग करने से पहले उसने 290 किलोमीटर चक्कर लगाई। विमान में 9 यात्रियों के बैठने की भी क्षमता है। विमान 183 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रूज कर सकता है। अगला अपडेट इंटरनेशनल है तो अमेरिका G7 कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शामिल हो गया है। ये देख लीजिए, अमेरिका कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है इसको। यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रियों के बीच में एक आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल बैठक के बाद 28 मई 2020 को साझेदारी शुरू की गई। ट्रंप प्रशासन AI पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए विश्व के सबसे धनी लोकतंत्रों के ग्रुप ऑफ 7 के लिए लीडरों के बीच अकेला होल्ड आउट रहा है। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग G7 क्या है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे ब्रिक्स होता है ना, वैसे ही ये G7 है। ब्रिक्स में 5 देश हो रहे थे और यहाँ G7 में 7 है, यानी कि ग्लोबल 7 इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ग्लोबल यानी कि इसमें 7 देश होंगे। दोस्तों, G7 दुनिया की 7वें सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह होता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, जिसमें आपका कनाडा हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गई और आपकी इटली हो गई, उसके बाद जापान हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया और उसके बाद एक अमेरिका। ये 7 उन्नत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, माने जाते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। जैसा मैंने बता दिया कि स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, इसकी जो देख लीजिए इसके फंक्शन क्या है। इसका है स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि इसके प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। किसी भी ये जो 7 देश जुड़े हुए हैं, ये इनकी स्वतंत्रता, मानवाधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन या समृद्धि के क्षेत्र में ये कार्य करता है। पहले इसमें 6 ही देश थे दोस्त, इसमें पहले 6 दोस्त थे, बाद में कनाडा को शामिल कर दिया गया और हर एक देश इसमें बारी बारी से 2 दिवसीय वार्षिक बैठक करता है। यानी कि हर एक साल 2 दिनों का बैठक किया जाता है और हर एक बार एक ही देश नहीं करता, वो बैठक ऑर्गेनाइज 7 देशों में से रोटेशन वाइज एक के बाद एक 7 देश हर साल अलग अलग करते हैं। 2 दिवसीय बैठक होता है, 2 दिनों का। इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला है वो है KIA। क्या मोटर्स करेगा आंध्र प्रदेश में निवेश। जी हाँ दोस्तों, KIA वर्ड को याद रखिएगा। KIA ये एक हुंडई की कंपनी है। बात इसकी करें तो यह एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है KIA, जो कि मैन्युफैक्चरर हेडक्वार्टर इसका सियोल में है और एक हुंडई मोटर की ही कंपनी है। यानी कि हुंडई मोटर इसका पेरेंट कंपनी है।
और इसने कियाई मोटर्स ने आगामी परियोजना के लिए यानी आने वाली परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश में 54 यानी कि 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। ये बोल रहा है कि जितना मैं निवेश करूंगा उससे अतिरिक्त यानी कि उससे और एक्स्ट्रा 54 अमेरिकी डॉलर भी करेंगे। क्या ये इंडिया के सीईओ केआई की ब्रांच इंडिया में भी है और वहाँ के सीईओ जो हैं वो हैं कोचिन सिम, वो हैं आपके कोचिन सिम ने उद्योगों पर आंध्र प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम यानी कि माना पालनामी सूचना में बोलते हुए 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। निवेश राज्य में एसयूवी वाहनों के विनिर्माण के केंद्रित पर होगा। मित्रों, अपॉइंटमेंट के सेक्शन में यानी कि अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आज का है वो है वेंकटमणि सुमंत्रन, इंडिगो के निदेशक। देखिए, सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेंकटमणि सुमंत्रन को इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। सुमंत्रन अगले 5 वर्षों के लिए ये पदभार संभालेंगे, यानी 5 वर्षों के लिए वो फिक्स हो गए वहाँ। वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क कर रहे हैं और भारत, यूरोप और अमेरिका में कई वैधानिक और सलाहकार बोर्डों में भी शामिल हैं। यानी कि जितने सारे भारत, यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिकों का जो बोर्ड है, जो सलाहकारों का बोर्ड है, उसमें भी ये अपना वो कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। अगला अपॉइंटमेंट है लियो पुरी संभालेंगे जेपी मॉर्गन के अध्यक्ष का पदभार। ये देखिए कि जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष कल्पना मोरपारिया ने 2021 की शुरुआत में इस्तीफा देने की योजना बना दी थी। यूटीआई म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ लियो पुरी उनकी जगह ले लेंगे। यानी कि जो कल्पना मोरपारिया हैं उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की थी और उनकी जगह पे लियो पुरी जगह आ जाएंगे। मुरली मैया दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नए सीईओ बनेंगे। भारत के जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ माधव कल्याण Q1 2021 से भारत के लिए वरिष्ठ देश के अधिकारी बन जाएंगे। अगला अपॉइंटमेंट है विप्रो को मिलेगा पहला गैर भारतीय सीईओ। जी हाँ दोस्तों, ये विप्रो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। बात करें अगर हम थोड़ी सी विप्रो की, अगर हम बात कर लेते थोड़ी सी विप्रो की, तो विप्रो आपकी ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की ये कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है 1966 यानी कि 1966 में किया गया था। और इसको स्थापना करने वाले एक व्यवसायी के भी पुत्र थे जिनका नाम अजीम प्रेमजी था। अजीम प्रेमजी था, ये इसकी स्थापना किए थे। विप्रो ने कैप जेमिनी के पूर्व कार्यकारी थियरी डेला पोर्टे को अपने नए सीईओ के रूप में नामित किया है, जो आईटी सेवा कंपनी के लिए गैर भारतीय प्रमुख हैं। डेल पार्ट 6 जुलाई 2020 को सीईओ और एमडी के रूप में पदभार संभाल लेंगे, जो अब्दाली नीम चावला की जगह ले लेंगे। यानी कि इससे पहले जो सीईओ थे विप्रो के वो थे अब्दाली नीम चावला और उनके जगह पर ये पदभार संभाल लेंगे। कह रहा है कि डेल पार्ट कैप जेमिनी में हाल तक मुख्य परिचालन अधिकारी थे। एयमन एजेट ने हाल ही में कैप जेमिनी के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। ट्रिब्यूट के अपडेट में मित्रों जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़े ज्योतिषी थे भारतवर्ष के। इनकी अगर बात कर देते हैं तो अमिताभ बच्चन का भी भविष्यवाणी, सचिन तेंदुलकर की भविष्यवाणी, और जो 2004 में कांग्रेस की सत्ता आई और उसके बाद जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आप प्रधानमंत्री के सीट पर बैठेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं ये करते थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला का मई 2020 में निधन हो गया है।
दारूवाला एक प्रसिद्ध गणेश भक्त थे जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों के लिए वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान, आई चिंग, टैरो, कबला और यहाँ तक कि पश्चिमी ज्योतिष जैसी विज्ञान तकनीकों के सिद्धांतों को जोड़ा। उनकी वेबसाइट गणेश स्पीक्स ज्योतिष में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली साइट्स में से एक थी और विश्व स्तर पर उनके फॉलोअर्स की एक व्यापक संख्या थी। अगला अपडेट है अनुभवी गीतकार योगेश का निधन। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर ध्यान से देख लें। और ये अनुभवी गीतकार योगेश गौड़ जी हैं जिनका मई 2020 में निधन हो गया है। उन्हें आनंद फिल्म के मशहूर गीतों कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय के लिए जाना जाता है। ऐसे गीतों को उन्होंने लिखा है। 70 के दशक के हिंदी सिनेमा में योगेश एक प्रमुख गीतकार थे और उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी की फिल्मों में अपने कुछ बेहतरीन गाने भी भेंट किए थे। अगला जो एक अपडेट आ रहा है वो है सांसद वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद और केरल के समाजवादी राजनीति के एक सदस्य वीरेंद्र कुमार का मई 2020 में निधन हो गया। कुमार कई समाजवादी संगठनों के नेता के रूप में अपने अनुकरणीय राजनीतिक कैरियर के अलावा एक प्रशंसित लेखक, संचालक और एक विचारक भी थे। उनके यात्रा वृत्तांत हेमवथा भूविल, उनकी एक यात्रा वृत्तांत एक लिखा बुक उन्होंने है, वो है हेमवथा भूविल ने 2010 में प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।